हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप तमाम बच्चों को बहुत ही अहम चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और इस चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप तमाम बच्चों को मैं बताने वाला हूं, वो आपके आने वाले 2026 के इम्तिहान में इन चैप्टर से आपके बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे ज्यादा से ज्यादा जेटी एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कतअन मिस ना करे, बल्कि हर एक बच्चे जरूर बेजरूर देखे ताकि आपके इम्तिहान में आपको सहूलत और आसानी हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों को आज जो मैं बताने वाला हूं 12वीं क्लास उर्दू का जो है चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 28 और चैप्टर नंबर 29, यानी इन तीनों चैप्टर के अंदर आपके बुक के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल है और आपके बोर्ड के इम्तिहान में जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल किए जाते हैं, आज मैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल को हल करने वाला हूं और बताने वाला हूं। इसलिए आप तमाम बच्चे जरूर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को मिस ना करें। तो मैंने बताया आप चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 28 और चैप्टर नंबर 29, इन तीन चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं या आपके बुक के अंदर जितने भी मौजूद है, आज मैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हल करने वाला हूं। आपका जो है 27 नंबर चैप्टर है मरसिया और 28 नंबर है मैं यूनिवर्सिटी में और 29 नंबर जो है फसाना-ए अजाइब। क्या है? फसाना-ए अजाइब। यानी इन तीनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, आज मैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हल करूंगा और आप तमाम बच्चों से बताऊंगा। आप तमाम बच्चे से मैं आखिर में एक गुजारिश करता हूं कि जो भी आपके 1.5-2 महीना आपके इम्तिहान में वक्त बच गए हैं, इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाए और अपने ज्यादा वक्त को अपनी पढ़ाई में खपावे। इधर उधर जो भी जितने भी हम घूमे फिरे हैं, आप घूमना और फिरना बिल्कुल बंद कर दे और पढ़ाई में मेहनत से लग जाए, लगन के साथ पढ़ाई करें ताकि आने वाले जो बोर्ड के 2026 के इम्तिहान है, उस इम्तिहान में बेहतरीन नंबर लाकर अपना नाम रोशन करे, अपने खानदान का नाम रोशन करे और अपने जिला का नाम रोशन करे और अपने सूबा यानी बिहार का नाम रोशन करे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इन तीनों चैप्टर के अंदर कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं। आज मैं उन तमाम को हल करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला जो है मरसिया। मरसिया सबसे पहला क्या है? मरसिया। 1 मिनट, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देख सबसे पहला क्या है मरसिया। क्या है मरसिया आपका? ये अरब चमने नज्म को गुलजारे एरम कर, ठीक है? और इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? मैंने चैप्टर के अंदर बता दिया था, मीर अनीस। कौन है? मीर अनीस। तो देखिए, मारूजी सवालात मा जवाबात, यानी ये ऑब्जेक्टिव है। ये आपके बोर्ड के इम्तिहान में इन तमाम चैप्टर से अक्सर सवाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसके बाद बारी बारी सब्जेक्टिव को हम हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है क्या है? मरसिया के तमहीद को क्या कहा जाता है? यानी जो चैप्टर नंबर आपका 27 मरसिया पूछ रहे हैं, मरसिया के तमहीद को क्या कहा जाता है? ए है आपका चेहरा, सरापा, आम या रुखसत। तो मरसिया के तमहीद को क्या कहा जाता है? मरसिया के तमहीद को कहा जाता है चेहरा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है, ठीक है? दूसरा देखिए आप,
सबसे मशहूर मर्सिया निगार है। सबसे मशहूर मर्सिया निगार पूछ रहे हैं कि कौन है जिनके मर्सिया का खूब चर्चा होता है, बहुत ज्यादा वो मशहूर है। कौन है? गालिब, मीर तकी मीर, मीर अनीस या सौदा। तो सबसे मशहूर मर्सिया निगार कौन है? सबसे मशहूर मर्सिया निगार जो है वो मीर अनीस है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? यानी मीर अनीस का पूरा नाम लिखने को कह रहा है कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या था। आपका ऑप्शन है अली अहमद, बी है सलामत अली, सी है मीर बब्बर अली और डी है वली मोहम्मद। तो मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर अनीस का पूरा नाम था मीर बब्बर अली। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अब चौथा देखिए क्या है, गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? यानी गुलजार नसीम नाम की जो एक किताब है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो किताब किसकी तसनीफ है, उसके राइटर, उसके मुसन्निफ और उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है दिया शंकर नसीम, बी है रतननाथ सरसार, सी है चकबस लखनवी और डी है मीर हसन। तो गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? दिया शंकर नसीम की। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, समझ गए? इतना समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट करिए और अपने अपने कॉपी पर नोट कीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए पांचवा, चेहरा का ताल्लुक किस सनफ से है? यानी ये जो इंसान का चेहरा है पूछ रहे इसका ताल्लुक किस असनाफ, किस सनफ से है? तो ऑप्शन ए है कसीदा, मरसिया, रबाई या गजल। तो चेहरा का ताल्लुक किससे है? आप तमाम बच्चों को 30 सेकंड का मोहलत दिया था, बताएं कमेंट करके कि चेहरा का ताल्लुक किससे है। तो चेहरा का ताल्लुक जो है वो मरसिया से, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अब छठा देखिए, उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से किसे करार दिया जाता है? यानी उर्दू का जो पहला मरसिया है पूछ रहे वो कौन सा मरसिया है और पहला मरसिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कदम राव पदम राव, बी है परतनामा, सी है करबल कथा और डी है नरसंहार। क्या है डी? नरसंहार। तो उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से किसे करार दिया जाता है? तो उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से नरसंहार को करार दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अब देखिए सातवां, मीर अनीस कहां पैदा हुए? यानी मीर अनीस के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कहां पैदा हुए, कौन सा सूबा में पैदा हुए या कौन से मुल्क में पैदा हुए? तो मीर अनीस कहां पैदा हुए? पटना बिहार, फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश, मुंबई यानी महाराष्ट्र, दिल्ली। तो मीर अनीस कहां पैदा हुए? मीर अनीस जो पैदा हुए फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका सही है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में मीर अनीस की पैदाइश हुई थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, इतना समझ गए आप तमाम बच्चे? तो आपके जो है बुक के अंदर इतना ही ऑब्जेक्टिव दिया गया था, मैंने ऑब्जेक्टिव को हल कर दिया। अब हम सब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव, सबसे पहला सब्जेक्टिव क्या है आपका? मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। यानी ये जो है 2 नंबर के सवाल है। अगर इस सवाल का आप जवाब देते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल आसानी के साथ आपके आ जाएंगे। ठीक है, गौर से देखिए और ध्यान लगाकर सुनिए और मेहनत और लगन के साथ पढ़िए। सबसे पहला है मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मैंने बजाबता ऑब्जेक्टिव में बता दिया। तो मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर बब्बर अली अनीस। क्या था? मीर बब्बर अली अनीस। दूसरा देखिए, मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं? यानी मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं? तो मरसिया के तमहीद को चेहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं? मरसिया के तमहीद को चेहरा कहते हैं। तीसरा देखिए, मीर अनीस के एक अहम असर का नाम बताए।
हम असर यानी उसके जो उम्र के हैं, जो उनके साथ शेरो शायरी किया करते थे, या उनके साथ जो मरसिया पढ़ा करते थे, या उनके साथ जो पढ़ाई लिखाई करते थे, पता उनके एक हम असर दोस्त या हम असर यानी हम उम्र साथी का नाम बताए। तो मीर अनीस के एक हम असर का नाम, मीर अनीस के एक हम असर का नाम है मिर्जा सलामत अली दबीर। क्या है? मीर अनीस के एक हम असर का नाम मीर अनीस के एक हम असर का नाम है मिर्जा सलामत अली दबीर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आपका चौथा है, उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? मैंने ऑब्जेक्टिव में बता दिया, तमाम बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है। देखिए, उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? उर्दू के पहले मरसिया का नाम नौसरहार है। क्या है? नौसरहार उर्दू के पहले मरसिया का नाम है। अब देखिए पांचवा, मरसिया किस लफ्ज से मुस्तक है? ये अक्सर इम्तिहान में पूछे जाती है। जो मरसिया है पूछ रही है किस लफ्ज से मुस्तक है? मरसिया लफ्ज और रसा लफ्ज, मरसिया लफ्ज रसा से मुस्तक है। किससे? मरसिया लफ्ज रसा से मुस्तक है। ठीक है, अब छठा देखिए, अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? यानी मीर अनीस बब्बर अली जो है पूछ रहे हैं कि अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो अनीस का ताल्लुक जो है दबिस्ताने लखनऊ से है। कहां से है? यानी इनका जो ताल्लुक था वो लखनऊ से था। ठीक है, अब सातवां देखिए, अनीस के असलाफ में किस मसनबी निगार का नाम आता है? यानी इसके बाप दादा इनके जो पुरखे गुजरे हैं उसमें पूछ रहे हैं कि अनीस के असलाफ में किस मसनबी निगार का नाम आता है? तो अनीस के असलाफ में मीर हसन मसनबी निगार का नाम आता है। किसका नाम आता है? अनीस के असलाफ में मीर हसन मसनबी निगार का नाम आता है। किसका? मीर हसन का। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने अपने कॉपी पर नोट कीजिए। अब आगे देखिए, वो चैप्टर नंबर जो था आपका 27, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपकी बुक के अंदर थे मैंने उसको बता दिया। अब ये चैप्टर नंबर जो है 28 यानी 28, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर ये जो है 28 यानी 28। ये एक खुद नोस्ट है। मैं यूनिवर्सिटी में 28 नंबर चैप्टर क्या है? मैं यूनिवर्सिटी में। और इसके लेखक और मुसन्निफ कौन थे? एहसान दानिश। कौन है इसके लेखक और मुसन्निफ? इसके लेखक और मुसन्निफ है एहसान दानिश। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसके बाद उसके सब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? उर्दू के पहले खुदनोश कौन है? यानी उर्दू के पहले जो है पूछ रहे खुदनोश कौन है? काला पानी, यादों की बारात, अपनी तलाश में, या अमाल नामा। तो उर्दू की पहली खुदनोश कौन है? तो उर्दू की पहली खुदनोश है काला पानी, यानी ऑप्शन अलिफ आपका सही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? यानी एहसान दानिश जो थे पूछ रहे इनकी पैदाइश किस सन में हुई और कब हुई इनकी पैदाइश, यानी किस सन के अंदर हुई? तो है ऑप्शन ए है 1913, 1914 या 1915 या 1916। तो एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? एहसान दानिश की जो पैदाइश हुई है 1914 में, यानी ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही ऑप्शन है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? यानी एहसान दानिश जो है पूछ रहे इसके वालिद मोहतरम, इसके पिताजी का क्या नाम था? तो एहसान दानिश के वालिद का नाम क्या था? काजी वारिस या काजी कुदरतुद्दीन या काजी दानिश अली या काजी हारिस अली। तो एहसान दानिश के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था काजी दानिश अली, यानी ऑप्शन जी जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट
और सही ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। अब हम आगे चलते हैं। देखिए चौथा, एहसान दानिश ने अरबी और फारसी किससे सीखी? यानी एहसान दानिश जो है इन्होंने अरबी की तालीम और फारसी की तालीम किससे हासिल की? यानी अरबी और फारसी इन्होंने किससे सीखी? हाफिज मुस्तफा या हाफिज मोहम्मद मुर्तजा या हाफिज मोहम्मद इर्तजा या हाफिज मोहम्मद शेरानी, हाफिज महमूद शेरानी क्या है? एहसान दानिश ने अरबी और फारसी किससे सीखा? तो ऑप्शन अलिफ जो है यह आपका सही ऑप्शन है, यानी हाफिज मोहम्मद मुस्तफा साहब से इन्होंने अरबी और फारसी की तालीम ली थी। ठीक है, समझ गए इतना? अब आगे देखिए, पांचवा आपका जो ऑब्जेक्टिव है, एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ? यानी एहसान दानिश साहब जो थे, पूछ रहे इनका इंतकाल किस सन में हुआ, ये कब इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। तो एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल देखिए 1981, 1982, 1983 या 1984। तो एहसान दानिश साहब का इंतकाल कब हुआ? इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1982 के अंदर, ऑप्शन बा आपका सही है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके बुक के अंदर इतना ही ऑब्जेक्टिव दिया गया था, इंशाल्लाह इतना ही में से आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कीजिए। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है? अब हम इसमें जितने भी सब्जेक्टिव है जो आपके बुक के अंदर है, जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं, अब हम उनको हल करेंगे। ठीक है, देखिए, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात, यानी सवाल भी है और उसका जवाब भी है। ये 2 नंबर के सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में किए जाएंगे। तो सबसे पहला देखिए क्या है, मेमार किसको कहते हैं? यानी मेमार लफ्ज जो है पूछ रहे वो किसको कहते हैं? तो मेमार राजमिस्त्री को मेमार कहते हैं। राजमिस्त्री जानते ही है किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? राजमिस्त्री किसे कहते हैं? जो आपके मकान, घर जिसमें आप रहते हैं, सुकून से पढ़ाई करते हैं, खाते हैं और पीते हैं, उसी को राजमिस्त्री को मेमार कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। देखिए आपका दूसरा क्या है, बद्दू कैसा मिस्त्री था? यानी आपके चैप्टर के अंदर आया है बद्दू नाम का, पूछ रहे वो कैसा मिस्त्री था? तो बद्दू जो है शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। कैसा मिस्त्री था? वो शरीफ भी था और मेहनती मिस्त्री भी था। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए तीसरा, राहत पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी? यानी जो राहत चला रहे थे, पूछ रहे उस पर मजदूर की जो मजदूरी है वो कितनी मजदूरी थी, उनको कितना मजदूरी दिया जाता था? तो राहत पर मजदूर की मजदूरी 12 आना थी। कितनी थी? राहत पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी? 12 आना थी। ठीक है, समझ गए? अब चौथा देखिए, राहत से क्या मुराद है? यानी राहत से क्या मुराद है? तो राहत कुएं से पानी निकालने वाला एक आला है। आला किसको कहते हैं? काम करने के चीज को। तो राहत कुएं से पानी निकालने वाला एक आला है जिसमें पहिया लगा रहता है। क्या लगा रहता है? जिसमें पहिया लगा रहता है। समझ के इतना? पांचवा देखिए, रत्ता कौन था? आपके बुक के अंदर आया रत्ता नामी, पूछ रहे रत्ता कौन था? तो ये रत्ता जो है, रत्ता पर काम करने वाला एक मिस्त्री था। यानी रत्ता पर काम करने वाला वो क्या था? वो एक मिस्त्री था। छठा देखिए क्या है, एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था? यानी एहसान दानिश साहब जो आपके चैप्टर के लेखक और मुसन्निफ है, मैं यूनिवर्सिटी में, पूछ रहे हैं कि एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया? तो एहसान दानिश ने लाहौर यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था। कहां किया था? लाहौर यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था। स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर फट से नोट कीजिए इसको। आगे देखिए, ठीक है, समझ गए? अब आगे देखिए सातवां, राहत पर चलाने का काम
किस जानवर से लिया जाता है? यानी रहट जो है चलाने का काम पूछ रहे हैं, किस जानवर से लिया जाता है? कौन सा जानवर है जो रहट यानी हॉल बैल चलाते हैं? तो रहट चलाने का काम बैल से लिया जाता है। किससे? बैल से लिया जाता है। ठीक है, समझ गए? 8वां ऑब्जेक्टिव देखिए, रत्ता की निगाहें ममनूनियत से क्यों झुक गए? यानी रत्ता जो है पूछ रहे इसकी निगाह ममनूनियत से यानी शर्मिंदगी से क्यों इसकी निगाह बिल्कुल इस तरीके से हो गए यानी झुक गए। तो रत्ता की निगाह ममनूनियत से इसलिए झुक गए कि एहसान दानिश ने उसकी जगह 1 घंटा काम कर देने का वादा किया था। यानी उसकी निगाह ममनूनियत से इस वजह झुक गए। तो जो आपके चैप्टर के मुसन्निफ है एहसान दानिश साहब, मुझे 1 घंटा काम कर देने का वादा किया था। बोले कि तुम्हारी जगह पर हम 1 घंटा काम तुम्हारा हम किया करेंगे। इस वजह से उसकी निगाह जो है ममनूनियत से नीचे इस तरीके से झुक गए। ठीक है, 9वां देखिए, हरनौट किसको कहते हैं? यानी हरनौट जो पूछ रहे हैं वो किसको कहते हैं? तो हरनौट खूबसूरत और गठेले बदन के नौजवान को हरनौट कहते हैं। गठीले यानी भुट्टे आदमी जो होता है, नाटा किस्म का आदमी, उसी को हरनौट कहा जाता है। ठीक है, 10वां देखिए, मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया था? आपके चैप्टर के अंदर आया मुंशी के लड़के का जिक्र। पूछ रहे उनके लड़के ने काम को क्यों छोड़ दिया था? तो खून का दस्त आने की वजह से मुंशी के लड़के ने काम करना छोड़ दिया था। किस वजह छोड़ दिया था? उनको खून का दस्त आने लगा था, क्योंकि राहत चलाना बहुत मुश्किल काम है। यानी ये काम बताया बैल से लिया जाता है, लेकिन वो इंसान होकर इस काम को करता था, इस वजह से इसको खून का दस्त आने लगा। इसी वजह से मुंशी के लड़के ने काम को छोड़ दिया था। तो आपके बुक के अंदर इतने ही सब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं। ठीक है, इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट फट से ना कीजिए और अपने अपने कॉपी पर इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब आगे देखिए, चैप्टर नंबर आपका जो है 29 यानी 29, चैप्टर नंबर 29 जो है ये एक दास्तान है। दास्तान बता चुके हैं शुरू में कि दास्तान किसे कहते हैं, और चैप्टर का नाम है फसाना-ए अजाइब, और इसके जो मुसन्निफ और राइटर है वो है मिर्जा अली बेग सरवर। कौन है? मिर्जा अली बेग सरवर। ठीक है, समझ गए इतना? अब हम ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के सब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, शामिल निसाब दास्तान के मुसन्निफ कौन है? यानी आपके निसाब में जो शामिल है दास्तान फसाए अजाइब, पूछ रहे हैं कि इसके राइटर, इसके लेखक और इसके मुसन्निफ कौन है? तो शामिल निसाब दास्तान के मुसन्निफ कौन है? रजब अली, आपका ऑप्शन अलीफ है, रजब अली बेग सरवर या रतन नाथ सरसार या मीर अम्मन देहलवी या मुल्ला वजही। तो शामिल निसाब दास्तान के मुसन्निफ कौन है? रजब अली बेग सरवर, ऑप्शन अलीफ आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, समझ गए? दूसरा देखिए, रजब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई? यानी रजब अली बेग सरवर जो आपका चैप्टर नंबर 29 फसाइन अजाइब जो है उसके पूछ रहे हैं कि रजब अली बेग सरवर की पैदाइश जो है ये कब हुई? उनकी पैदाइश देखिए कब हुई। अलिफ है 1786, 1787, 1788 या 1789। तो रजब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई? वो 1786 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही ऑप्शन है। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, रजब अली बेग सरवर के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? यानी इनके जो वालिद साहब थे, इनके पिता साहब थे, पूछे उनका नाम क्या था? मिर्जा अकबर अली बेग या मिर्जा असगर अली बेग या मिर्जा अतः अली बेग या मिर्जा मजहर अली बेग। तो रजब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था मिर्जा असगर अली बेग सरवर। ऑप्शन बा आपका सही है। फट सना इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए चौथा आपका जो ऑब्जेक्टिव है, सरवर अली का इंतकाल कब हुआ? यानी आपका चैप्टर नंबर जो 29 है फसाने अजाइब,
उसके जो लेखक है सरवर अली बेग, पूछ रहे हैं कि इनका इंतकाल कब हुआ, किस सन के अंदर इनका इंतकाल हुआ। तो सरवर अली का इंतकाल कब हुआ, देखिए 1867 या 1868 या 1869 या 1870। तो सरवर का इंतकाल कब हुआ, सरवर का जो इंतकाल हुआ है 1869 में। जीन ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, पांचवा ऑब्जेक्टिव देखिए, पांचवा और आखिरी, वाजिद अली शाह ने कितने रुपये महाना पर सरोकार तकर्रुर किया था, कितने अलीमा में सरोकार तकर्रुर किया था, यानी कितने रुपये पर इन्होंने काम करना और मुलाजमत करना इन्होंने शुरू किया था। देखिए 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया या 70 रुपया। तो वाजिद अली शाह ने कितने रुपये पर काम करना शुरू किए थे, 50 रुपया पर इनका तकर्रुर हुआ था। ऑप्शन बा आपका सही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके बुक के अंदर जो है इतना ही ऑब्जेक्टिव था, इंशाल्लाह इसी में से आपसे सवाल किए जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कीजिए। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, देखिए आप, अब हम मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात हल करेंगे, यानी जो 2 नंबर के सवाल आपसे बोर्ड के इम्तिहान में किए जाते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, फरखंदा वक्त किसको कहा जाता है, यानी फरखंदा वक्त जो है पूछ रहे नाम, ये किसको कहा जाता है, कौन सी शख्सियत को कहा जाता है। तो देखिए क्या है, यमन के बादशाह को फरखंदाए वक्त कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यमन का जो बादशाह होता है उसे फरखंदाए वक्त कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। दूसरा देखिए क्या है, साहिल को क्या मिला, यानी जो सवाल कर रहा था पूछ रहे उसको कौन सा चीज मिला, उन्हें क्या मिला। देखिए आए क्या मिला साहिल को, तो साहिल को ताज और तख्त मिला। क्या मिला साहिल को, ताज और तख्त मिला, यानी उसको हुकूमत मिली साहिल को। ठीक है, अब देखिए तीसरा, बादशाह सल्तनत छोड़कर कहां गया, यानी बादशाह जो था पूछ रहा अपने सल्तनत को छोड़कर वो कहां, किस मुल्क के अंदर चला गया, कौन से कोने में चला गया। तो बादशाह सल्तनत को छोड़कर कहां गया, बादशाह सल्तनत को छोड़कर दूसरे शहर चला गया। कहां चला गया था, अपने सल्तनत को छोड़कर वो किसी और दूसरे शहर में जाकर वो कयाम पजीर हो गए थे। ठीक है, चौथा देखिए, सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सुलूक किया, यानी ये सौदागर जो थे इन्होंने बादशाह के साथ कौन सा सुलूक किया। चैप्टर के अंदर बजाबता तौर पर बता दिया जाएगा, बता दिया भी गया है कि सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सुलूक किया था। तो सौदागर ने बादशाह के साथ धोखाबाजी का सुलूक किया था। क्या किया था, सौदागर ने बादशाह के साथ धोखाबाजी का सुलूक किया था। समझ गए इतना। पांचवा देखिए, बादशाह की बेगम किसके साथ गई थी, यानी बादशाह को जो बीबी थी उनकी बेगम थी, पूछ रहे वो किसके साथ गई, बादशाह की बेगम सौदागर के साथ गई। क्यों गई थी, उसके वाइफ, सौदागर की वाइफ को दर्द जे हो रहा हो, आकर बादशाह से कहा कि मेरी वाइफ को दर्द जे हो रहा है, कोई सहारा नहीं है, आप अपने बीबी को भेज दीजिए। लेकिन उसको सहारा देने के बजाय बादशाह के बीबी को लेकर सौदागर फिरार हो गया, भाग हो गया। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, ये जो सवाल है आपसे जो किए जाएंगे मुख्तसर सवालात मा जवाबात, इसके 3 नंबर या 5 नंबर आपके बोर्ड के इम्तिहान में दिए जाएंगे, 3 नंबर। ठीक है, इसको भी एकदम अच्छी तरीके से ज़हन नशी कीजिए और किताब में जरूर इसको अपने कॉपी के अंदर स्क्रीनशॉट के नोट कीजिए, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको तैयारी कर ले और आने वाले जो इम्तिहान है 2026 के, उसमें बेहतरीन नंबर से कामयाबी आप हासिल करें, अपना नाम रोशन करे, खानदान का नाम रोशन करे, रिश्तेदार का नाम रोशन करे, जिला का नाम रोशन करे और अपनी सुबह बिहार का भी नाम रोशन करे कि फला जिला का लड़का पढ़कर बहुत कामयाबी हासिल, बहुत ज्यादा नंबर है, पूरे अपने जिला के अंदर वो टॉप किया है, पूरे बिहार के अंदर वो टॉप किया है। ठीक है, देखिए बादशाह किस मिजाज का आदमी था, यानी बादशाह जो था पूछ रहे वो कैसा उसका मिजाज था, किस मिजाज का आदमी था। बादशाह बहुत अच्छे मिजाज का आदमी था, नेकी और इंसाफ को पसंद करता था, उसकी नेकी की वजह से पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम था। इसलिए नेक सिफत की वजह से अवाम बादशाह को बख्शदाए तास वक्त नेक सीरत
और फरखंदाए वक्त वगैरह के अलकाब से पुकारते थे। कोई भी साइल जैसे ही कोई सवाल करता फौरन उसकी फरियाद सुनी जाती और उसकी जरूरत को पूरी की जाती। यहां तक कि पूरे मुल्क के लोग उसे खुदादस्त के नाम से पुकारने लगे। ठीक है, समझ गए इतना? अब आगे देखिए, सौदागर ने बादशाह से क्या किया, क्या कहा। यानी सौदागर जो था उन्होंने बादशाह से कौन सा बात कहा। तो सौदागर ने बादशाह के साथ फरेब किया और कहा कि मैं एक ताजिर हूं, काफिला बाहर उतरा है, मेरी बीबी को दर्द जे हो रहा है, दाई की तलाश में देर से कदाई कर रहा हूं, दाई मिलती नहीं है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, मेहरबानी कीजिए और अपनी नेक बख्त बीबी को खुदा के वास्ते मेरे साथ जाने दीजिए ताकि मेरी बीबी को तकलीफ से नजात मिल पाए। यानी सौदागर बादशाह के साथ बहुत बड़ा फरेब किया, बीबी का बहाना मारकर और उसकी बीबी को लेकर वो फिरार हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर जल्दी नोट कीजिए। आगे देखिए, तीसरा, बादशाह की परेशानी क्यों बढ़ गई। बादशाह जो थे कुछ इसकी परेशानी क्यों बढ़ गई। तो बादशाह की परेशानी बेगम के खो जाने की वजह से बढ़ गई। सौदागर फरेब देकर बादशाह की बेगम को लेकर गया और काफिले के साथ दूर निकल गया और बादशाह दोपहर तक बेगम का इंतजार करता रहा। लेकिन जब बेगम नहीं आई तो सोचा कि खुद जाकर तलाश करना चाहिए। देखा कि माजरा क्या है, दोनों लड़कों को साथ लिया और तलाश में निकला। बहुत तलाश किया लेकिन सिवाय पांव के निशान के सिवा कुछ ना मिला। बहुत दूर से गर्दाती हुई गई। देखी मजबूरन बच्चों को साथ लेकर उसी तरफ चल दिया। चंद कदम चला होगा कि रास्ता भूल गया और परेशानियां बढ़ गई। ठीक है, इसको बेहतरीन से देखिए, पढ़ लीजिए और अच्छी तरीके से इसको ज़हन नशी कीजिए। पहले स्क्रीनशॉट इसको आप कीजिए। आगे देखिए, चौथा, बादशाह के बच्चे कहां गए। यानी इसकी बीबी को लेकर तो सौदागर धोखा फरेब कर भाग गया। अब इनके पास जो दो बच्चे थे, पूछ रहे वो दोनों बच्चे कहां गए, ये पूछे जाएंगे आपसे इम्तिहान में। तो बेगम की तलाश में जब बादशाह ने अपने बच्चों के साथ चला और एक दरिया के किनारे पहुंचा, दरिया में ना पुल था ना कश्ती थी। मजबूरन एक लड़के को दरिया के किनारे बैठाया और छोटे को कंधे पर लेकर दरिया में उतर गया। अभी आधा दरिया पार ही किया था कि दरिया के किनारे वाले लड़के को भेड़िया उठा ले गया। वो चिल्लाया मगर बादशाह ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उधर से उसके कंधे पर से बच्चा गिर गया। इसी तरह बड़े लड़के को भेड़िया ले गया और छोटे बेटा दरिया में डूबकर मर गया। समझे, बादशाह दोनों बेटे के लेकर महबूबा की तलाश में निकल रहे, बेटे को दोनों बेटे को कंधे पर बैठा कर लेकर जा रहे। दरिया आता बीच में, बड़े बच्चे को बैठा देते हैं और छोटे को कंधे पर बैठाकर दरिया को पार करने के लिए जाते हैं। जैसे आधे पहुंचते हैं तो एक भेड़िया आ जाती है, जो बड़े बेटे यहां पर किनारे पर है, भेड़िया उसको उठाकर ले जाती है। बेटा चिल्लाता है। बादशाह जैसे इस तरीके से पलटते हैं तो उसके कंधे पर जो छोटे बेटे थे वो उसका बेटा गिर जाता है दरिया में। बड़े बेटे को भेड़िया लेकर भाग जाता है और छोटे बेटे उसी दरिया में डूबकर मर जाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 3 चैप्टर जो मैंने आप तमाम बच्चों को पढ़ाया, इस 3 चैप्टर के अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपके बुक के अंदर थे और इतने ही में से आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये 2-1.5 महीना जो आपके पास वक्त है, इसको अपने पढ़ाई में लगावे और इस वक्त को जाया ना करे, क्योंकि बहुत ही अहम वक्त है। जिन्होंने मेहनत कर लिया इंशाल्लाह वो मेहनत उनकी कदम चूमेगी और आने वाले 2026 के इम्तिहान में बेहतरीन और अच्छे नंबर से वो कामयाबी हासिल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप तमाम बच्चों से मैं दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।